सुप्रीम कोर्ट में कल वक्फ कानून को लेकर के सुनवाई होनी है और आज नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बेचैनी वाली रात है। कल सुबह क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, किस तरह की दलीलें दी जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अब लाइव होती है। कल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में होगा वो लाइव होगा, सबके सामने होगा और 3 जजों की बेंच जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कयामत की रात है दोस्तों, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई होने जा रही है वक्फ बिल को लेकर, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नींद उड़ी हुई है। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। वो बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज किन तथ्यों पर और किन मैदान के अंदर किस तरह से सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। और आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट लेने जा रहा है दोस्तों, वो फैसला ऐतिहासिक होने जा रहा है। वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज सुनवाई होने जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, वकील मौजूद है, आप उनके इस रिपोर्ट को देखिए। सुप्रीम कोर्ट में कल वक्फ कानून को लेकर के सुनवाई होनी है और आज नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बेचैनी वाली रात है। कल सुबह बेचैनी वाली रात है। कोर्ट में क्या होगा, किस तरह की दलीलें दी जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अब लाइव होती है। कल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में होगा वो लाइव होगा, सबके सामने होगा और 3 जजों की बेंच जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना। तो यानी मामला बेहद गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट में दर्जन भर याचिकाएं जा चुकी हैं, पहले भी मैं आपको पूरी खबर बता चुका हूं, लेकिन कल क्या होने वाला है ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को जानने के लिए मैंने अपने शो पर बुलाया नरेंद्र मिश्रा जी को। नरेंद्र मिश्रा जी ना केवल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं, बल्कि इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात यह है कि वो खुद इस मामले में पिटिशनर हैं। यानी कल वो आपको सुप्रीम कोर्ट में जब दलीलें पेश की जा रही होंगी, जिसमें कपिल सिब्बल साहब भी खड़े होंगे, उनके साथ में नरेंद्र मिश्रा भी होंगे, 4 अलग अलग याचिकाओं की ये पिटिशनर के तौर पर पेश होंगे। तो कल क्या इनकी तरफ से दलीलें दी जाएंगी, कल इनको कितनी उम्मीद है, कौन कौन से वो ग्राउंड है जिसके आधार पर ये कल सुप्रीम कोर्ट में सरकार को घेरने का काम करेंगे, घेरने का काम कर सकते हैं या किया जा सकता है। और हमारे दर्शकों के लिए कम से कम बताइए कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है, कितने बजे इस केस की सुनवाई होगी, क्या इस केस को लेकर के लंबी बहस चलेगी या कल ही नोटिस जारी हो जाएगा, कल ही स्टे होगा, नहीं होगा। इन सारे पहलुओं पर वो सवाल जो आप सबके मन में होंगे, वो सवाल मैंने पूछे हैं और उन पर बड़ी बेबाकी से नरेंद्र नाथ मिश्रा जी ने एक एक करके पॉइंट वाइज उन्होंने जवाब दिए। तो जरा तफसील से एक बार सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट में कल सरकार के खिलाफ और इस कानून के खिलाफ कौन कौन सी दलीलें पेश की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है वक्फ कानून के खिलाफ। इस पर बैन लगाया जाए, इसको रद्द किया जाए, इस पर स्टे हो, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही और हर कोई ये जानना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट में कल आखिरकार क्या होगा, वकीलों की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाएंगी। बहुत सारी याचिकाएं जा चुकी हैं, तो ऐसे में मुझे लगा कि सबसे बेहतर जवाब इस पूरे मुद्दे पर अगर कोई दे सकते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट नरेंद्र नाथ मिश्रा जी मेरे साथ में इस वक्त में मौजूद हैं, वही दे सकते हैं और वो खुद पिटिशनर भी हैं। तो सर, बिना कोई लंबी चौड़ी भूमिका के सीधा सवाल, आपकी क्या तैयारी है कल के लिए और आपको कितनी उम्मीद है? सुप्रीम कोर्ट से? उम्मीद का अंदाजा तो इस चीज से लगा सकते हैं कि भारत देश के प्रधानमंत्री, भारत देश के गृह मंत्री और भारत देश के जिसने बिल को प्रेजेंट किया लोकसभा में, ऑनरेबल किरण रिजिजू जी, अर्थात माइनॉरिटी मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने ये तक बोला कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस हैं, वो इस वक्फ बिल में या वक्फ एक्ट में कुछ भी इंटरफेयर न करें, नहीं तो बहुत खराब होगा। ये उनके शब्द हैं, जिसको मैंने अभी अभी ट्वीट भी किया है।
जिस देश में आप समझ सकते हैं कि पूरी सरकार उतर चुकी है, जिस देश में बिल को लेकर के और बिल जो एक्ट के रूप में परिवर्तित है उसको उसके एग्जीक्यूशन को लेकर के पूरी जनता के नस नस तक पहुंचने के लिए पूरी सरकार अपनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मीडिया का सहारा ले रही है, लोकल स्तर पर सांसद और विधायकों को बैठा के रखी है। वैसे ही समझिए जैसे भारत देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा हो। इससे यह प्रतीत होता है कि जहां पर 10-12 पेटिशन पड़ गई, पूरे भारत देश का पूरा अमला उतर गया है। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि कल की जो शुरुआत है बहुत जोरदार होने वाली है। और कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मैं सलाम करता हूं, आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूं कि उनसे मतलब करंट जो रूलिंग पार्टी है, मुझे लगता नहीं है कि वो किसी की लांग लपेट में आने वाले हैं। और कल वो जो निर्णय देने जा रहे हैं, भारत के इतिहास में लैंडमार्क जजमेंट होगा। पर सवाल एक ऐतिहासिक फैसला होगा है कि आपको मैंने ऐसा क्यों कहा। अभी आपने देखा होगा कि जस्टिस पर्देवाला ने एक जजमेंट पास किया, लैंडमार्क जजमेंट आज तक के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सीधा कोई भी जो बेटो पॉकेट बिल होता है जिसमें मिनिमम आप ऐसा कह सकते हैं कि लाइफ टाइम किसी भी एक्ट को या किसी भी बिल को अपने पॉकेट में रख सकते हैं जो अमेंडेड होता है, या कोई भी बिल बन के आया पार्लियामेंट में तो सेंशन के लिए होता है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जजमेंट दे दिया गया है। साथ में 10-10 कर्नाटका तमिलनाडु के जो बिल थे जो पेंडिंग थे, आपने तो बहुत सारी वीडियोस भी किया होगा, आपको पता ही है, गवर्नर के सारे बिना दोबारा लाग लपेट के सीधा पास कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा उसमें मोहर लगा करके नियम बना दिया। तो इसके आधार पर मैं पूरी तरीके से तैयारी पर जो हूँ, उससे मुझे लग रहा है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूरा भारत देश की जनता के सामने दो चीजें करेंगे, एक तो नोटिस इशूज करेंगे, दूसरा जो स्टे ऑर्डर होगा यानी हम लोगों का जो कि इसका जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको पूरी तरीके से बैन किया जाए। इसको लेकर के हम लोगों की पूरी तैयारी है, अर्थात फर्दर तुरंत स्टे कर दिया जाए जब तक की सुनवाइयां चल रही हैं। जी आप ये चाह रहे हैं कि इसको जब तक सुनवाई हो तब तक स्टे कर दिया जाए। करेक्ट। लेकिन ग्राउंड की अगर बात बेचैने वाली रात है, आपको लगता है कि आधार है जिसके आधार पर ये आपका पक्ष जो मजबूत होता है? क्योंकि सीजीआई खुद इसमें सुनवाई करेंगे, उनकी अध्यक्षता में जो है वो कल सुनवाई होगी, 3 जजों की बेंच है। और जिस तरीके से आपने खुद ही जिक्र किया, राज्यपाल वाला मामला हो या फिर अभी राष्ट्रपति को भी समय सीमा एक तरीके से निर्धारित की उन्होंने, तो उम्मीद तो लोगों की है। लेकिन अब सवाल यही है कि ग्राउंड क्या है, आपके पास में क्या आधार है जिसके आधार पर आप कल दलील पेश करेंगे? धर्मेंद्र जी, मैं ये एक बात आपको स्पष्ट तरीके से बोलना चाहता हूं। हमारे पिटीशन तो लगभग 200-250 पन्ने की है, पर बड़े लिमिटेड पॉइंट पे मैं 10 पॉइंट में कंक्लूड कर दूं तो आप थोड़ा सा मुझे 2 मिनट का आपको टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। पॉइंट नंबर 1, पहला कि जो बिल क्या एस्टैब्लिशमेंट की जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री शुरू हो रही है 8th सेंचुरी से, अर्थात दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना होती है इल्तुतमिश वगैरह का, क्योंकि मैं थोड़ा सा उसको डेप्थ में पिटीशन को बनाया हूँ, वहां से उसकी शुरुआत हो रही है। और वहां पर जो ये वक्फ की स्थापना के बारे में बोला गया है, तो वक्फ के बारे में बोला गया है कि ये जो वक्फ है वो वक्फ धार्मिक कार्यों को लेकर के है, एजुकेशन को लेकर के है और हॉस्पिटलिटीज को लेकर, 3 चीज जोड़ी गई थी। 3 चीजों का उसका अभिप्राय था, यानी ओरिजिन जिस शब्द का लिया गया वहां पर का काम कर सकते हैं या किया जा सकता है, बेनिफिट देने के लिए नहीं कहा गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इसी का, इसके साथ थोड़ी सी चीजें अपडेट हुई और इसके बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश में आने के बाद उसमें थोड़ा सा अपडेशन कर दिया गया। और तुगलक का आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसको यह भी बोला जाता है कि भारत देश के इतिहास में उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए थे। तो तुगलक के कार्य में तुगलक ने इन्हीं तीनों चीजों में 2 चीजों को और जोड़ देता है और क्रमशः वही चीजें आगे बढ़ करके मुगल काल में आती है और 3 से ये बढ़कर के 5 से 7 सेक्टर में हो जाता है। अर्थात ये वक्फ की स्थापना गरीबों को, मजदूरों को, रिहायशी को लेकर के, उनकी हॉस्पिटल अब बड़े लेवल पर बनाने की बातें, धार्मिक कार्यों को लेकर के, इसके साथ में जो अपने मदरसे होते हैं उसको लेकर के और विभिन्न कार्यों को लेकर के ये इस्टेब्लिश की गई पूरे इंडिया पर। अर्थात मैंने अभी तक की जो बात की मुगल काल तक की बात कर ली। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है तो पूरा प्रोटेक्ट करती है रिलीजन्स को लेकर के। 1930s में एक एक्ट आता है लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट में ये जो वक्फ आया है, वक्फ अभी उसको लेकर के इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट पर दे दिया गया है,
धीरे धीरे इसमें 1935 का एक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद और आगे बिल बढ़ता जाता है, फिर 1954 का आता है। 1954 के एक्ट से यहाँ से भारत देश अब क्या होगा कि आजाद हो जाएगा 1947 में, और 1947 के बाद भारत देश की कॉन्स्टिट्यूशन कितनी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से बोर्ड को दो तरह तो के वक्त बिल को लेकर बात की जा रही है। एक स्टेट बॉडी होगी, एक सेंट्रल बॉडी होगी। सेंट्रल बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, स्टेट बॉडी स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहेगी। पर सवाल यह था कि स्टेट गवर्नमेंट की जो बॉडी है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर में रेगुलराइज करती है, अर्थात स्टेट गवर्नमेंट का जो वक्त का वो होगा काउंसिल होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन मान सकते हैं आप, ऐसा एक शब्द में कह दूं। इसी को रिपील्ड कर दिया गया 1995 के एक्ट में, यानी इसको खत्म कर दिया गया 1954 को। और जिसको की ध्यान रखना है, जिसको कि अभी 2025 वाले में रिपील्ड किया जा रहा है, इसलिए इस इतिहास को बताना आपके लिए थोड़ा आवश्यक हो गया था। 2013 में इसमें पहले वक्त करने वाला कोई भी, वक्त के मतलब शब्द कहूं तो जो भी दर्शक आपसे बहुत जुड़ते हैं, क्योंकि आपके काफी सारे दर्शक हैं, तो वक्त का मतलब यह है कि जैसे हिंदुओं में ऐसा मान लेना कि जमीनों को दान करना, एक शब्द में मैं कह दूं आपको तो समझ जाएंगे आप, मोटा मोटा इतने समझना है। तो भारत सरकार जो बिल को एक्ट को लेके आई है वो ट्रस्ट के साथ कैलकुलेट कर रही है। ट्रस्ट का जहां रजिस्ट्रेशन जो होता है 1860 का जो एक्ट है ट्रस्ट को लेकर के, जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो एक्ट हैं बनाए गए हैं, रजिस्ट्रेशन जो होता है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है, जबकि वक्त की स्थापना और उसका अहम जो है वर्क जो है वो पूरा अलग टाइप का है। वो धार्मिक कार्यों से नहीं जुड़ा है इतना ज्यादा जितना कि ट्रस्ट को एक व्यक्ति विशेष आदि पूरा रेगुलराइज करता है। वह उसके मरने के बाद उसका एक ऐतिहासिक फैसला होगा, ट्रस्ट का ऑनर बन जाता है, पर वक्त में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये इतिहास की बात थी। अब आ रहा हूं पॉइंट नंबर 2 पर। जो बिल लाया गया है, बिल में जो कमियां हैं उसको लेकर के हम लोग जो रिपील्ड कर रहे हैं। वक्त किसके बारे में था? इस्लाम के बारे में था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने बोला कि जो सेंट्रल कमेटी मैंने आपको बोला था कि 1954 में आई थी, तो वहां पर 22 लोगों की कमेटी हुआ करती थी। इन्होंने क्या किया कि 10 नॉन मुस्लिम को कर दिया, 12 लोगों को 10 जो है तो मुस्लिम को किया और 12 जो है नॉन मुस्लिम को कर दिया। अर्थात पहले से ही जिसके लिए एक्ट था, जिसका पूरा वक्फ है, जिसका पूरा का पूरा ये पूरा कल्चर कस्टम ही है, उसको वहीं पर आपने माइनर कर दिया। अर्थात जो भी वो रेजोल्यूशन लेगा, जाहिर सी बात है वो माइनर है, तो उसका बिल तो वहीं पर खत्म हो गया। कोई भी उसकी जो भी चीजें होंगी प्रॉपर्टीज की, जो भी उसके रेजोल्यूशन पास होंगे, जो भी उसके बहुत सारे कार्य होंगे, जो इनकी समितियों के लिए संयोजन के लिए जो भी विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होंगी, सब वहीं पर माइनर लेवल पर खत्म हो जाएंगी। इसका पॉइंट नंबर 3 था। इसी का चेयरपर्सन वैसे जैसे लोकसभा या विधानसभा में अध्यक्ष होता है, वह कोई भी थर्ड आदमी होगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीधे तौर पर एडवोकेट सीधे तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो तथ्य रखे जाएंगे जिन तथ्यों के आधार पर सरकार को घेरा जा सकता है, या फिर जिस तरह से मनमानी रवैये के साथ सरकार ने इस वक्फ बिल को कानून में बदलवा दिया, इसको पास करवा लिया, उन संविधान की उन चीजों को सामने रखा जाएगा जिनको ताक पर रखकर, इनकी धज्जियां उड़ाकर सीधे तौर पर इस बिल को पास कराया गया है। यानी कि आज जिस तरह से सीधे तौर पर एडवोकेट कह रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया जाएगा वह एक ऐतिहासिक फैसला होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बड़ा झटका देने जा रहा है। यह सवाल पूछा जा रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को या मोदी सरकार को, एनडीए सरकार को, भाजपा को एक बड़ा झटका देने जा रहा है? क्या वक्फ बिल सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से वापस कर देगा? ये वो सवाल है दोस्तों जो आम जनता के माइंड में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।